ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासित आज्ञाकारी छात्रों, मैं आज के वीडियो में आपको दो चरों में रैखिक समीकरण के विषय में बताऊंगा और ये टॉपिक आपको अलजेब्रा बीजगणित के अंतर्गत आवेगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम समीकरण लिखे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c बराबर वास्तविक संख्या और x तथा y क्या है, हमारा वेरिएबल है, चर है। और चर की संख्या कितनी है? 2 है, एक x है एक y है। और शर्त क्या रहेगा? a का मान शून्य नहीं हो और b का मान शून्य नहीं हो। तो ये जो समीकरण हुआ ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हमारा दो चर वाला एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप हुआ। किस चीज का व्यापक रूप हुआ? दो चर वाला एक घातीय समीकरण, जिसमें कि a का मान शून्य नहीं होना चाहिए और b का मान शून्य नहीं होना चाहिए। पुनः यदि ax प्लस by बराबर 0 के रूप में कोई पद है तो यह भी है दो चर वाला एक घातीय समीकरण। कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन मतलब शर्त क्या रहेगा? a का मान शून्य नहीं होना चाहिए और b का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा व्यापक रूप है, यह संक्षिप्त रूप है, जिसमें a b c क्या है? वास्तविक संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है या धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है। तो x का जो गुणांक होगा, x का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा वो a का मान होगा। दूसरा जो चर है, चर मतलब वेरिएबल, उसका जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा वो b का मान होगा। और जो अचर पद रहेगा, मतलब कि x y से मुक्त रहेगा, हिंदी वाला अंक रहेगा, कोई वास्तविक संख्या रहेगा, तो वह हो जाएगा हमको c का मान। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस बात को प्लीज भूलिएगा नहीं। अब क्या होता है कि हमारे सिलेबस में दो चर वाला एक घातीय समीकरण के आधार पर बहुत सा सवाल हल होता है, जो हमारे सिलेबस में है। फिर इसका ग्राफ भी बनेगा।
ग्राफ मतलब लेखा चित्र बनेगा, इसी में आएगा वो भी। इसके बाद दो समीकरण लेंगे जो आपके सिलेबस में है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दूसरा समीकरण डी एक्स प्लस ई वाई बराबर एफ या डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। किसी किसी पुस्तक में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसको हम बोलेंगे युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, दो समीकरण दिया रहेगा तो वह दोनों समीकरण का हल होगा कि हल नहीं होगा कि अनगिनत हल होगा। मतलब x और y का एक एक मान आवेगा कि x और y का अनगिनत मान आवेगा कि x और y का कोई मान निकलेगा ही नहीं। और हम आपको धीरे धीरे बतला रहे हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए प्लीज़ आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं बोर्ड पर जिस चीज़ को लिखूंगा उसको भी गौर से देखिएगा। तो इसको अब हम मिटा देते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण है x प्लस या 2x प्लस वाई बराबर 4। तो इसमें x और y का हल हम ग्राफ के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिर x या और y का मान निकालने का, इसमें x और y है वेरिएबल मतलब चर है। चर है तो x और y के जगह पर a और b भी हो सकता है, m और n भी हो सकता है, p और q भी हो सकता है, इसीलिए ये वेरिएबल है। तो ये समीकरण का यदि हल निकलेगा तो हम आपको डिटेल से बताएंगे इसको। अभी हम संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। आप लोग 9वीं कक्षा में नियामक ज्यामिति के अंतर्गत हल्का सा ग्राफ पढ़े हुए हैं। तो ये होता है मेरा x और बाईं हाथ की तरफ होता है x डैश, ये हुआ y और नीचे होता है y डैश। तो ये दोनों रेखा मिल करके बनाता है 90 डिग्री का कोण। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम समकोणीय निर्देशांक। कहने का मतलब ये हुआ प्रथम पाद। आप 9वीं कक्षा में पढ़े हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। मैं उसी बात का केवल आपको स्मरण करा रहा हूं। तो ये हुआ y y डैश अक्ष और ये हुआ x x डैश अक्ष। जो सरल रेखा क्षैतिज है, हॉरिजेंटल है, x x डैश अक्ष, और जो सरल रेखा उद्दग्र है, वर्टिकल है, y y डैश। और इस दोनों का कटान बिंदु का नाम दिए O और इसको बोलेंगे मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक क्या होगा, मतलब x और y का मान क्या होगा, x का ही मान 0 होगा और y का ही मान 0 होगा। तो ये एक संख्या रेखा बनेगी और संख्या रेखा शुरू होता है पूर्ण संख्या से। अब पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। तो मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर पर 1 है, फिर आगे बढ़ गए 1 सेंटीमीटर पर तो 2 हो गया, फिर आगे बढ़ गए 1 सेंटीमीटर पर तो 3 हो गया, फिर आगे बढ़ गए 1 सेंटीमीटर 4 हो गया, फिर चले आए 0 पर। 0 से अब बाएं जाएंगे तो माइनस होगा,
शून्य से दाएं हाथ की तरफ था पॉजिटिव, और शून्य से बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा निगेटिव। तो ये मेरा शून्य है, मूल बिंदु है, तो यहीं से गिनती शुरू करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बाएं आए तो -1, 1 सेंटीमीटर बाएं आए तो -2, 1 सेंटीमीटर बाएं आए तो -3, 1 सेंटीमीटर बाएं आए तो -4। फिर चले आए मूल बिंदु पर 0 पर, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर गए 1, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर गए 2, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर गए 3, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर गए 4। आपको जितना अंक लेना है समान दूरी पर ले सकते हैं। और आपको दुकान में जो ग्राफ का पेपर जो बिकता है, ग्राफ कॉपी, तो उसमें 1-1 सेंटीमीटर पर मोटी रेखा खींची होती है, और 2 मोटी रेखा के बीच में 10 छोटा छोटा वर्गाकार घर होता है। तो एक छोटा वाला घर होता है 10.1, और छोटा छोटा यदि 5 को घर पढ़ेंगे वर्गाकार तो हो जाएगा आधा, 1/2 मतलब 0.5। अब ये वाला OY और OX डैश के बीच में फिर हमको कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये हमारा हो गया द्वितीय पाद। इसको बोलेंगे द्वितीय समकोणिक निर्देशांक या नियामक। निर्देशांक क्या होता है? एक्स और वाई का मान होता है। फिर ये मेरा हो जाएगा तीसरा घर, तो ये हो जाएगा तृतीय पाद। ये हो जाएगा तृतीय पाद, मतलब तृतीय समकोणिक निर्देशांक। ये भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, ये भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। 4 समकोण बनता है। तो ये पहला घर प्रथम पाद, प्रथम समकोणीय निर्देशांक। ये दूसरा घर द्वितीय पाद, द्वितीय समकोणिक निर्देशांक। ये तीसरा घर तृतीय पाद, तृतीय समकोणीय निर्देशांक। और ये हमारा ये वाला जो मेरा घर हुआ, ये चौथा घर है। ये हो गया चतुर्थ पाद। तो प्रथम पाद में क्या है? ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, मतलब कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो निर्देशांक का मतलब क्या होता है? एक्स का मान और वाई का मान। तो एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, पहला घर में। दूसरा घर में क्या देख रहे हैं हम? एक्स है माइनस और वाई क्या है? प्लस। और तीसरा घर में क्या देख रहे हैं कि एक्स भी माइनस। एक्स एक्स डैश अक्ष पर जितना भी अंक लिखा हुआ है वो एक्स का मान है, और वाई वाई डैश अक्ष पर जितना भी अंक लिखा हुआ है वो वाई का मान है। ये 0 है। अब डैश में जाएंगे तो डैश में माइनस लेना है, माइनस लेना है। तो तृतीय पाद में क्या देख रहे हैं कि x का मान भी है माइनस और y का भी मान है माइनस। चतुर्थ पाद में हम क्या पा रहे हैं कि x का मान है प्लस और y का मान है माइनस। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या है? समीकरण युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा, 2 समीकरण है, और इसका हमको हल निकालना है ग्राफ के मदद से। तो हम तो आपको यहाँ पर बोर्ड पर अभी बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, दुकान से ग्राफ की कॉपी खरीद करके आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सा हम ग्राफ आपको समझाएंगे, आप समझ जाइएगा। ग्राफ से घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में आपको एक ग्राफ बनाना है, और बहुत इजी होता है ग्राफ बनाना, और उसमें पूरा पूरा अंक भी मिलता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको ग्राफ बनेगा। तो इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए।
इसको हम मिटाएंगे। इस दोनों समीकरण का अभी ग्राफ के रूप में आपको ग्राफीय विधि से हल निकाल के दिखाते हैं, फिर हम जाएंगे मूल बात पर। ये आपको हम हल्का सा झलक दिखा रहे हैं दो चर वाले एक घातीय समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल निकालना। और कुछ और बात बतलाना है, तब हम चले जाएंगे मुख्य बात पर। एक घातीय समीकरण युग्म का हल होने का 3 शर्त होता है। या तो उसका एक हल होगा मतलब अद्वितीय हल होगा, तो उसका शर्त है। या तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, उसका भी कंडीशन है। या तो उस समीकरण का अनगिनत हल होगा, उसका भी कंडीशन है। तो हम 2 समीकरण लेकर के आपको समझाएंगे उस शर्त को। तो इसको हम मिटाते हैं अब। ये हमारा एक रैखिक समीकरण है, एक घातीय समीकरण है, लेकिन 2 चर वाला है। पहला चर है x, दूसरा चर है y। तो चूंकि ये एक घातीय समीकरण है, तो इसका हम आलेख खींचेंगे ग्राफ तो सीधी रेखा जाएगी। ये गुण होता है एक रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण का गुण है कि ग्राफ के पन्ना पर जब 2 या 3 या 4 या 5 या 6 बिंदु लेकर के हम ग्राफ खींचेंगे तो बिल्कुल सरल रेखा मिलेगी। और द्विघातीय समीकरण में क्या होता है, वलयाकार मिलता है वक्राकार मिलता है आलेख। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कम से कम 2 बिंदु लेना है अपनी मर्जी से। तो x प्लस वाई बराबर है 2। हम पहले समीकरण 1 का बिंदु लेते हैं। कम से कम 2 या 3 बिंदु, 5 बिंदु लेने के चक्कर में मत रहिएगा, आपको समय अधिक उसमें इन्वेस्ट होगा। क्या मतलब पड़ा हुआ है, जब 2-3 से ही आपका काम चल जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, तो 5 बिंदु लेने की क्या जरूरत है। अपने मन से हम x का मान रखे 0, कुछ भी रख सकते हैं मान, स्वतंत्र हैं आप। तो मेरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2 और x का मान हम 0 रखे। तो 0 में y जोड़े तो y रहा, इसका मतलब हुआ या। फिर आप अपनी मर्जी से y का मान 0 रख सकते हैं। तो मेरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2। इस बार हमने y को 0 किया है, तो x का मान आ गया 2। तो इस प्रकार समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 2। इसका बिंदु हमको क्या मिल गया, इस ढंग से सारणी बना करके बिंदु को दिखलाना है स्पष्ट। हम x को माने 0, तो हमको y का मान मिला 2। हम y को माने 0, तो हमको x का मान आया 2। ये तो समीकरण 1 का बिंदु में हमको मिल गया। अब हम समीकरण 2 का बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 है मेरा 2x प्लस वाई बराबर 4। कम से कम तो 2 बिंदु लेना अनिवार्य है। अपने मन से x का मान कर दिए 0। तो समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, या हमको x का मान रखना है
x का मान हम शून्य माने हैं, शून्य से गुना किए 2 को तो शून्य हो गया, तो हमको y का मान आ गया 4। फिर अपने मन से y को 0 कर लिए। मेरे पास में समीकरण है 2x + y = 4, या y का मान शून्य माने हैं, कुछ भी मान सकते हैं। टू एक्स को तोड़ दिए, 2x मतलब 2 गुना x, इस 2 को बराबर के दाएं लावेंगे तो गुना है तो भागा माने बट्टा हो गया। तो हमको इस प्रकार समीकरण 2 क्या है, 2x + y बराबर 4 का बिंदु मिल गया। x को माने 0 तो y का मान आया 4, और y को माने 0 तो हमको x का मान आया 2। आप लोग इसको प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत सिंपल है। 9वीं कक्षा में भी आप ये काम किए हुए हैं। 9वीं कक्षा में 2 अध्याय था आपको पढ़ने का, नियामक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें आपको यही काम करना पड़ा था। तो कम से कम 2 मान निकालना है x और y का, और ये जो मान निकाले यही बिंदु हुआ, यही निर्देशांक हुआ, यही नियामक हो गया। इसी बिंदु को लेकर के हम क्या करेंगे, ग्राफ के पन्ना पर इसका ग्राफ खींचेंगे। और ये हम आपको इसलिए पहले बतला दे रहे हैं कि अभी हम आपको 2 समीकरण युग्म का हल होने का शर्त आपको हम समझाएंगे, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम इस एग्जाम्पल का सहारा लिए हैं। ये क्या है ना, ये हम एग्जाम्पल लिए हैं, बड़ा ही सरल एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये 2 चर वाला एक घातीय समीकरण है, तो इसको हम मिटाएंगे। तो हम अपनी यादगारी के लिए हम इस बिंदु को नोट कर लेंगे। समीकरण 1 x + y = 2 का बिंदु समीकरण 2 2x + y = 4 का बिंदु x का मान 0, y का मान 4, x का मान 2, y का मान 0। हम इसका हल निकाल रहे हैं
ग्राफीय विधि से हम इसका हल निकाल रहे हैं, ग्राफीय विधि से। तरह तरह की विधि से हल निकलेगा, वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। प्रतिस्थापन विधि है, लुप्तीकरण विधि है, सीधराचार्य के नियम से है, मतलब वर्ग पूरा करके है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वर्ग गुणन विधि से हल है। सब विधि का मैं बारी बारी से आपको अवगत कराऊंगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ के पन्ना पर जो सबसे मोटी रेखा है उस पर लेंगे मुख्य अक्ष। अंदाज से ठीक बीच से बीच सबसे मोटी रेखा पर मुख्य अक्ष लीजिएगा आप। आपके ग्राफ कॉपी पर सबसे मोटी रेखा है, फिर पतली मोटी रेखा है और फिर महीन रेखा है। तो दाएं हाथ के तरफ बड़ा एक्स और बाएं हाथ के तरफ एक्स डैश, ये ऊपर में y और नीचे में y डैश, ये है मूल बिंदु। ये है मूल बिंदु और ये शून्य। बोलने के लिए ओ, पढ़ने के लिए शून्य, संख्या है शून्य। तो हम चारों तरफ हम शून्य से गिनती प्रारंभ करेंगे। ये संख्या रेखा है और इसको स्टार्ट करना है पूर्ण संख्या से। अब पूर्ण संख्या शुरू होता है 1 से, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर 1 लिए और आपके पास में जो ग्राफ का कॉपी है तो उसमें 1 सेंटीमीटर पर मोटी रेखा बनी हुई है। तो आपको पहली मोटी रेखा पर 1 लेना है, अगली मोटी रेखा पर 2 लेना है, अगली मोटी रेखा पर 3 लेना है, अगली मोटी रेखा पर 4 लेना है। वो 1-1 सेंटीमीटर पर दिया ही हुआ है, समान दूरी पर लेना है। फिर चले आएंगे शून्य पर, फिर y है तो 1 सेंटीमीटर पर +1, फिर 1 सेंटीमीटर पर मतलब कि दूसरी मोटी रेखा पर, फिर तीसरी मोटी रेखा पर 3, चौथी मोटी रेखा पर 4, फिर चले आएंगे शून्य पर। अब इधर बाएं तरफ डैश है तो माइनस लेंगे, तो शून्य और 1 सेंटीमीटर पर जो मोटी रेखा है -1, फिर अगली मोटी रेखा -2, अगली मोटी रेखा पर -3, अगली मोटी रेखा पर -4, फिर चले आए शून्य पर और नीचे में डैश है तो डैश में माइनस लेंगे, तो शून्य और 1 सेंटीमीटर नीचे आए, मतलब पहली मोटी रेखा जो मिली नीचे में -1, फिर आगे वाली मोटी रेखा मतलब 1 सेंटीमीटर पर -2, फिर आगे वाली मोटी रेखा मतलब आगे 1 सेंटीमीटर पर -3, फिर आगे वाली मोटी रेखा 1 सेंटीमीटर पर -4। तो हम समीकरण 1 का पहले ग्राफ खींचते हैं। x का मान 0 है तो y का मान है 2, तो y 1 घर 2 घर ये बिंदु हुआ। इसको छोटा सा घेरा लगा देना है। छोटी कोष्ठ में पहले लिखना है x का मान 0 और कोमा देकर के y का मान लिखना है 2, तो ये तो हो गया। अब इस बिंदु को x 2 घर, तो ये मेरा जो x डैश अक्ष है इस पर पूरा x का मान लिखा हुआ है, तो x 1 घर 2 घर आए तो y 0 तो कहीं नहीं जाएंगे। x 2 तो कोमा लिखकर के y 0, पहले x का मान लिखना है तो y का मान लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे कि स्केल ले करके और ये बिंदु और ये बिंदु को बिल्कुल सीधा मिलाना है। आपके पास स्केल रहेगा तो आप तो बिल्कुल सीधा मिलाइए, हम कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं भी आप ये समीकरण का नाम लिख दीजिए। तो ये समीकरण का नाम है x + y = 2। अब हम समीकरण 2 का आलेख खींचेंगे। तो ये मेरा पहला बिंदु क्या है, x है 0 तो y है 4, 1 2 3 4, इसको छोटा सा घेर देंगे
छोटी कोष्ठ दे के पहले x का मान लिखेंगे और कोमा दे करके y का मान लिखेंगे। ये निर्देशांक को लिखना जरूरी है, इस बिंदु का नाम देना जरूरी है, नहीं तो आपको 1-2 नंबर कट सकता है। और दूसरा बिंदु है x2 घर x1 2 तो y 0, तो हम लिखे ही हुए हैं। तो मेरा एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इसको मिलाते हुए बढ़ा देंगे, थोड़ा ऊपर ही बढ़ा देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी इस समीकरण 2 का नाम दे देंगे। समीकरण 2 है 2x + y = 4, और दोनों सरल रेखा का ग्राफ जो खींचे तो हमको बिल्कुल सीधी रेखा मिली। ये पहला समीकरण का है, ये दूसरा समीकरण, दोनों का जो कटान बिंदु होगा यही कटान बिंदु होगा हल। इसको पढ़ लेंगे। पहले x का मान है फिर y का मान है, तो ये है x2 और y 0, x2 y 0। तो x का हल आया 2 और y का हल आया 0। तो ये तो समझाने के लिए था, इसलिए बतला रहे हैं कि 3 प्रकार का ग्राफ होगा। ग्राफ पन्ना पर यदि ग्राफ बनाएंगे और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा किसी बिंदु पर, यदि काट देगा, तब तो वह कहलाएगा अविरोधी समीकरण और संगत समीकरण, क्योंकि उसका हल निकलेगा, एक हल निकलेगा, अद्वितीय हल होगा। और कभी कभी क्या होगा कि हम दोनों समीकरण का ग्राफ पन्ना पर ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समानांतर चली जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कोई हल नहीं निकलेगा, न तो x का मान निकलेगा न तो y का मान निकलेगा, तो ये कहलाएगा विरोधी समीकरण। तो चूंकि विरोधी समीकरण है, कोई हल तो निकला नहीं, इसलिए यह असंगत समीकरण के अंतर्गत चला आएगा। और तीसरी स्थिति क्या होगी कि पहला समीकरण का जो हम ग्राफ के पन्ना पर जो हम बिंदु लेकर के उसका ग्राफ खींचेंगे तो दूसरे समीकरण का भी टोटल बिंदु पहले वाले पर ही चला जाएगा। तो अपने लोग तो जानते हैं कि अनंत बिंदुओं का जो समुच्चय होता है वो रेखा कहलाता है। वो सरल रेखा जितनी बिंदु है, मतलब कि अनगिनत बिंदु है, सरल रेखा पर तो अनगिनत बिंदु होती है, तो उस समीकरण युग का अनगिनत हल हो जाएगा और वह कहलाएगा संपाती। और चूंकि हल निकला, भले अनेक हल निकला, तो इसलिए वो संगत समीकरण के अंतर्गत चला आएगा। इसको हम मिटा देते हैं। समीकरण युग्म, या किसी किसी किताब में आपको लिखा हुआ है युगपद समीकरण निकाय का हल होने का शर्त। मान लीजिए ax + by + c = 0, ये पहला समीकरण है, और dx + ey + f = 0 ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण में x का गुना हो रहा है a b c और d e f, ये वास्तविक संख्या है। क्या है? a b c d e f, ये है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है मतलब यह
संख्या परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो पहले समीकरण में x का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा तो उसका गुणांक हो कहलाएगा, है ना, a है। अब इसके जगह पर 2 3 4 -2 -3 -4 √2 कुछ भी लिखा रहेगा। तो पहला पद का गुना हो रहा है a से, दूसरा पद का गुना हो रहा है b से, और तीसरा पद जिसमें x y नहीं लगा हुआ है c का मान है। दूसरे समीकरण में x का गुना हो रहा है d से, y का गुना हो रहा है e से, और जिसमें x y लगा हुआ नहीं है वो f का मान है। ये हम छांट लिए गुणांक। पहला शर्त देखिए, यदि a/d बराबर नहीं होगा b/e का तो क्या होगा, एक और केवल एक, मतलब अद्वितीय हल होगा। चूंकि हल होगा तो यह कहलाएगा संगत समीकरण। तो यदि ऐसा होगा तो इस समीकरण का यदि हम ग्राफ खींचेंगे इस समीकरण का यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको दो प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी। ग्राफ पेपर पर प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी तथा प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब कटान बिंदु x तथा y का एक एक हल होगा। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। तो पहला शर्त तो ये हुआ, दो समीकरण इस फॉर्म पर अगर सेट रहे, पहला समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दूसरा समीकरण dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, जिसमें a b c d e f ये वास्तविक संख्या है और ये दो चर वाला है। पहला चर है x, दूसरा चर है y। तो दो चर वाला समीकरण युग्म है, जोड़ा में है, ये जोड़ा में है। तो एक हल होगा, मतलब x का एक ठो मान और y का एक ठो मान होगा। यदि हम समीकरण का 2-3 बिंदु लेकर के ग्राफ पन्ना पर ग्राफ खींचेंगे तो दोनों सरल रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट देगा और वही कटान बिंदु हो जाएगा हल, जिसमें एक x का मान बताएगा और दूसरा y का मान बताएगा। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब
दूसरा शर्त है, यदि a बट्टा d बराबर b बट्टा e, लेकिन ये वाला मान c बट्टा f के बराबर नहीं होगा, तो समीकरण युग्म विरोधी होगा। और यदि विरोधी होगा तो कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो असंगत समीकरण कहलाएगा। ना ग्राफ पेपर पर दोनों रेखाएं समांतर होगी। से हम इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हमको समांतर रेखा मिल जाएगी। दोनों समीकरण की समांतर रेखा मिल जाएगी। तो कोई हल नहीं होगा तो ये समीकरण विरोधी कहलाएगा। और कोई हल नहीं होगा तो इसलिए असंगत समीकरण कहलाएगा। और ग्राफ पेपर पर यदि उसका हम आलेख खींचेंगे तो हमको समांतर रेखा मिलेगी। तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। अब एक शर्त आपको और बताना है। तो मिटा देते हैं। और तीसरा शर्त है, यदि a बट्टा d बराबर हो जाए b बट्टा e का और बराबर हो जाए c बट्टा f का, मतलब तीनों ही अनुपात बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ये आश्रित समीकरण कहलाएगा। इसका क्या होगा परिणाम, अनगिनत हल होगा। और जब हल होगा तो ये संगत समीकरण कहलाएगा। और ग्राफ पन्ना पर ये समपाती होगा। ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है। तो हम पहला समीकरण एक का अगर हम आलेख खींचे तो हमको ये सरल रेखा मिला है ना। मान लीजिए ये बिंदु मिला, ये बिंदु मिला, ये बिंदु मिला, हम खींचे। और हम दूसरे समीकरण का भी जो ग्राफ खींचेंगे ना तो हमको वह भी इसी रेखा पर चला जाएगा, एक दूसरे के समपाती हो जाएगा। उसमें भी ये बिंदु मिल जाएगा, उसमें भी ये बिंदु मिल जाएगा। तो हमको मिलता है समपाती सरल रेखा। तब क्या हो जाता है कि इस रेखा पर जितना भी बिंदु है, इस रेखा पर जितना भी बिंदु है तो अनगिनत बिंदु है, तो इसलिए इसका अनंत हल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं कल फिर इसके बारे में आपको और विशेष तौर से बताऊंगा। और आपके बीटीसी में जो महत्वपूर्ण सब प्रश्न है इस चैप्टर के अंतर्गत बोर्ड मॉडल, उसे मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको हल करके बतलाऊंगा।
आपसे निवेदन कि आप 4 घंटा प्रतिदिन मैथ जरूर बनाइएगा, उसमें लापरवाही नहीं कीजिएगा, आलस नहीं कीजिएगा। और एक बार मैं फिर अपील कर देता हूँ, जो विद्यार्थी मैट्रिक का फॉर्म भरे हुए हैं बिहार बोर्ड से, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारे यूपीआई नंबर के माध्यम से हमारा फीस 500 रुपया जो बनता है पारिश्रमिक, वो जल्दी से भेजिए, ताकि हम आपका बड़ा ही उपयोगी वेरी 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 इम्पोर्टेंट सेट देने वाला काम हम शुरू कर दें। वह मैथ का सेट बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा, लेकिन वो काम तो तब शुरू होगा जब आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और रजिस्ट्रेशन करा करके हमारे यूपीआई नंबर पर हमारी मजदूरी 500 रुपया आप प्लीज़ भेज दीजिए। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, समय का सदुपयोग कीजिए, आपका भविष्य मंगलमय हो, आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और सेहत दोनों ही सलामत रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद।